मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं कुछ नई और बेहतर चीज़ों की तरफ, कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं परसेंटेज में, वो बहुत ही महीन सा टॉपिक है। उस महीनता को समझने के लिए मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार, एक क्लास है और एक क्लास में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इन लोगों में एक सर्वे किया गया। टॉपिक का क्या नाम है परसेंटेज के इस कॉन्सेप्ट का, वो भी बताऊंगा, पर पहले सीखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच करके कुछ बच्चे, तीन तीन छह दो, 8 बच्चे। इन 8 बच्चों में मेरे प्यारे बच्चों एक सर्वे किया गया। 8 बच्चों में एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया कि भाई, आप 8 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। जब बात हुई तो पूछा गया कि भाई ये बताओ, कितने बच्चे आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे और कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। तो सवाल ने कहा कि भाई, ए ने कहा मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी, और एफ ने भी कहा, या ई ने भी कहा कि भाई मैं आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। लेकिन एफ, जी और एच, ये ऐसे भाई थे जिन्होंने कहा हम चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मेरे भाई, 8 बच्चों में ये सर्वे होने लग रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा आइसक्रीम और बाकी बच्चों ने कहा चॉकलेट खाना पसंद करेंगे। अब मान लीजिए मैं हूं अधिकारी और मैंने आपको कहा कि यार, मुझे ये जो चॉइसेस बच्चों की आपने पता करके बताई है, मुझे जरा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताओ क्या है क्या नहीं। तो मैं कहूंगा कि सर देखो, ऐसा है, ये तो हैं वो बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ये तो वो बच्चे हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है जी। और सर जी, ये एक दूसरा ग्रुप बना दिया जो चॉकलेट खा रहा है। कर दिया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई मैंने 2 सर्कल बना दिए। ये सर्कल मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल मेरे भाई चॉकलेट खाने वाले बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने कहा ठीक है। अधिकारी तेज था, अधिकारी ने कहा कि अच्छा चल ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई, जो सी है वो ऐसा लड़का है जो चॉकलेट भी पसंद कर रहा है और आइसक्रीम भी पसंद कर रहा है। अब इसे जरा रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर आप फिर से वही काम करने की सोच रहे हैं कि भैया, ये वो बच्चे हो गए जो आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं और ये वो बच्चे हो गए जो चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो सर ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ। कुल मिला के सी कोई 2 बच्चा थोड़ी है, एक ही आदमी का नाम है। तो एक ही आदमी का नाम है तो यहां और यहां कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। तो फिर क्या सही तरीका होगा? तो सर सही तरीका ये होगा कि भैया, ये वो बच्चे हैं जो जिन्हें चॉकलेट पसंद है और ये वो बच्चे हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। ये आइसक्रीम पसंद वाले बच्चे हैं, ये चॉकलेट पसंद वाले बच्चे हैं। तो ये दोनों आपस में जहां मिल रहे हैं, ये कौन सी पसंद के बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। यानी ए, बी, डी और ई, ये मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों की संख्या है जिन्हें आइसक्रीम पसंद है। एफ, जी, सी उन बच्चों की संख्या है जिन्हें चॉकलेट पसंद है। एफ, जी, एच, सॉरी, उन बच्चों की संख्या है जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है।
चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। क्योंकि ये जो सी ग्रुप है ये ऐसा ग्रुप है जो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आइसक्रीम वाली कॉलम में भी है और चॉकलेट वाले कॉलम में भी है। दूसरी बड़ी और अच्छी समझदार वाली बात सीखने की कोशिश करते हैं, क्या कि मेरे बच्चों अब जरा गौर फरमा के बताइए कि ये वाला जो डाटा है, ये वाला, फिर ये डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सफेद रंग का पेन आपने चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, फिर ये कौन से डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी डी ई कौन से आंकड़े को प्रस्तुत कर रहा है? तो सर फिर आपको ये कहना होगा कि ए बी डी ई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों को जिनको केवल आइसक्रीम पसंद है, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, ओनली आइसक्रीम, जिन्हें केवल आइसक्रीम पसंद है उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिनको आइसक्रीम पसंद है वो कौन कौन से? ए बी डी ई। और मेरे बच्चों ये बताइए ये कौन से बच्चे हैं जिनको ये बैंगनी या पिंक कलर में समेटा है मैंने? तो आप कहेंगे सर ये बच्चे हैं वो जिनको केवल चॉकलेट पसंद है, ओनली चॉकलेट पसंद है। पसंद है, इनके नाम है एफ जी एच। ये वो बच्चे हैं मेरे भाई जिन्हें चॉकलेट पसंद है। और मेरे प्यारे बच्चों ये कौन से भाई हैं? ये वो भाई हैं जिन्हें चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ। चॉकलेट एंड आइसक्रीम बोथ, दोनों पसंद है, चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी। तो इनकी संख्या सी, इनकी संख्या सी। मैं कहूं चॉकलेट कितनों को पसंद है तो एफ जी एच सी। आइसक्रीम कितनों को पसंद है तो ए बी डी ई सी। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों ये तो थी दो चीजों की कहानी। अब हम करते हैं तीन पे भी आगे काम करेंगे, चार पे भी आगे काम करेंगे। चार पे नहीं आता पेपर में, दो पे ही पूछा जाता है, लेकिन तीन पे काम करेंगे। तो मेरे भाइयों यहां से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि अब मैं परसेंटेज में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने बताया। मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाने जा रहा हूं वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख। तो मेरे प्यारे बच्चों वेन आरेख में कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है और उनकी क्या क्या मतलब होता है वो सारी बातें समझाता हूं। ध्यान देना, ये जो ब्रैकेट इस तरह से रेक्टेंगल बनी होती है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कंप्लीट को, कंप्लीट या ग्रुप को। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंप्लीट को या ग्रुप को। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और इस स्कूल में 140 बच्चे हैं, 140 स्टूडेंट है इस स्कूल में, 140 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल रेक्टेंगल के रूप में। अब कह रहा हूं जी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। मान लीजिए 80 बच्चे वो हैं जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है। मान लीजिए 60 बच्चे वो हैं जिन्हें हॉकी खेलना पसंद है। हाँ जी। और 40 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जिन्हें क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम खेलना पसंद है। लाइक क्रिकेट, आराम से समझो धीरे धीरे। क्रिकेट कितने बच्चे लाइक करते हैं? 80। लाइक हॉकी
हॉकी कितने लाइक करते हैं? 60। और लाइक बहुत, दोनों कितने खेलना पसंद करते हैं? हॉकी एंड क्रिकेट। तो ये है मेरे बच्चे 40। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने? ओनली क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने? तो आप मुझे कहेंगे सर ध्यान से देखिए, ये जो कॉलम है ना, यहां से यहां तक का, ये है ओनली क्रिकेट का। ये वाला गोला है ओनली क्रिकेट का, जिसमें बच्चा केवल क्रिकेट खेलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ओनली क्रिकेट का मतलब ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी। यानी वो बच्चे जिन्हें केवल क्रिकेट पसंद है, हॉकी पसंद नहीं है, ये वो अर्थ है इसका। ओनली क्रिकेट मतलब ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, यानी केवल क्रिकेट खेलते, हॉकी पसंद नहीं करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली संख्या होगी। अब आप ये बात खूबसूरती से जानते हैं कि सर ये टोटल कितना है? 80। लेकिन इस 80 में से 40 तो वो बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद कर रहे हैं, और हमसे पूछा है केवल क्रिकेट खेलने वाले, मतलब वो जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते। तो भैया 80 में से 40 तो वो है जो हॉकी खेलते हैं, तो यानी केवल 40 बच्चे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि ओनली हॉकी खेलने वाले, तो ओनली हॉकी का मतलब, ओनली हॉकी का मतलब ओनली हॉकी नॉट क्रिकेट, कि केवल हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। केवल हॉकी खेलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट नहीं। कोई फालतू कमेंट नहीं, अब सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, फिर बाद में बात करें। तो मेरे भाई, टोटल हॉकी खेलने वाले 60 बच्चे हैं, और मैं पूछ रहा हूं ओनली हॉकी। ओनली हॉकी का मतलब जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर हॉकी में क्रिकेट, ये वाले तो क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मुझे चाहिए वो जो केवल हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। तो 60 में से 40 हटाएंगे तो कितना बचा मेरे भाई? 20। यानी 20 बच्चे वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। 20 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों वो हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी। किसी भाई ने कोई लोड है थे? नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं? एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं क्रिकेट एंड हॉकी। इस एंड शब्द का मतलब होता है वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को और साधारण शब्दों में कहें तो कॉमन, और साधारण शब्दों में कहें तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। यानी वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी दोनों में जुड़े हुए हैं, वो बच्चे हैं 40, यानी जो दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों में शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्रिकेट और हॉकी, ओ आर, हॉकी, इस और का मतलब होता है या, क्रिकेट या हॉकी। तो क्रिकेट और हॉकी का मतलब है वो बच्चे जो क्रिकेट और हॉकी कुल मिला के खेलते हैं, यूनियन। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कुल मिला के जो खेलते हैं। तो क्रिकेट और हॉकी में वो सारे बच्चे आएंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, 40, यानी ओनली क्रिकेट, ओनली हॉकी और ओनली हॉकी हो गया, और क्रिकेट एंड हॉकी बोथ। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 40 है, केवल हॉकी खेलने वाले 20 है, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले 40 है। तो 40 40 80 और 20 100, यानी कुल मिला के 100 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और हॉकी के यूनियन में आते हैं। मतलब क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, या क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते हैं। या में सब कुछ शामिल होता है, एंड में केवल कॉमन वैल्यू शामिल होती है। हाँ जी। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई ने कोई लोड है थे 10 कोई दिक्कत है तो?
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो। अब मैं ये पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते ना हॉकी, नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी। ना क्रिकेट ना हॉकी, ना हॉकी, ना क्रिकेट ना हॉकी, कितने ऐसे बच्चे हैं? तो मेरे भाई ये देखो कि टोटल कितने बच्चे हैं, 140। इसमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो क्रिकेट या हॉकी खेलते हैं, यानी इनका यूनियन, क्रिकेट और हॉकी का यूनियन, वो कितने हैं, 100। तो 140 में से 100 बच्चे हटा देंगे तो बाकी बचे 40। ये 40 वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, जो ना क्रिकेट खेलते हैं मेरे बच्चों ना हॉकी खेलते हैं। तो ये है वेन डायग्राम का मूल स्वरूप, ये है मेरे प्यारे बच्चों वेन डायग्राम का मूल स्वरूप। अब जरा इस पे कुछ फार्मूले लिखवा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे दे रखा होगा भाई, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं। देखिए एनसी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, हु प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट वो खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं। एनएच का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं। ऐसे मेरे बच्चों एक शब्द रहता है हॉकी एंड क्रिकेट, इसका मतलब होता है कॉमन। एंड, इसकी जगह एंड होता है। हॉकी एंड क्रिकेट का मतलब हॉकी और क्रिकेट में दोनों में जो कॉमन है, तो ये रहता है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज बोथ गेम, हु प्लेज बोथ, जो दोनों गेम खेलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों एक होता है हॉकी यूनियन क्रिकेट, इस उल्टे साइन को इंटरसेक्शन लिखते हैं, उल्टे यू को इंटरसेक्शन माने कॉमन, और मेरे प्यारे बच्चे इसको लिखते हैं यूनियन, जो अभी अर्थ बताया। यूनियन का मतलब है नंबर ऑफ प्लेयर हु प्लेज हॉकी और क्रिकेट, हु प्लेज हॉकी और क्रिकेट। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूलों की शब्दावली होती है, और यहां फार्मूला बनता है हमेशा कि भैया हॉकी और क्रिकेट कितने खेलते हैं। इसका सूत्र होगा जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ये कुल मिला के आ जाएगा यूनियन। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो उन बच्चों की संख्या बताइए जो मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं, 80, 80। उन बच्चों की संख्या बताइए जो हॉकी खेलते हैं, 60। 80 और 60 जोड़ दिया। अब इसमें से उन बच्चों की संख्या घटा दो जो दोनों गेम खेलते हैं, तो 80 और 60 140 में 40 गया 100। तो यानी 100 बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं, या तो मेरे प्यारे बच्चों क्रिकेट खेलते हैं या फिर हॉकी खेलते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मुझे पता है बहुतों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो, भागने की कोशिश ना करो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कुल मिला के कितने बच्चे हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों के जोड़ में से ये घटा देना। क्यों घटा देना, इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करना। देखो यार ध्यान से, भाई हॉकी और क्रिकेट कुल मिला के कितने खेलते हैं, तो ये सारा डाटा है, ये ओनली क्रिकेट, ये क्रिकेट, ये केवल हॉकी।
तो ये सारा जो डाटा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट और हॉकी मिला के खेलने वाले। अब कहानी क्या होती है कि एक ये वाला जो आंकड़ा है ना, ये जो कॉमन वाला, एक बार तो जुड़ना ही चाहिए इसके अंदर, लेकिन दूसरी बार ये बाकी का हिस्सा लेना चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो जब हम इन्हें जोड़ते हैं ना, तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा है 40, ये 60 के अंदर भी मौजूद है और इस 80 के अंदर भी मौजूद है। तो एक बार तो इसे शामिल करना चाहिए, लेकिन दूसरी बार 60 में ये शामिल नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो दूसरी बार टोटल निकालने के लिए हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी किसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे, है ना। और अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा तो एक बार आप पूरा ले लीजिए, दूसरी बार केवल इतना ले लीजिए। तो होता क्या है कि जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 एक बार इसमें भी है और 40 इसमें भी है। तो बेटर तरीका ये कि इन दोनों को जोड़ो, इसमें से कॉमन हटा दो, तो आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आइए मेरे बच्चे, अब इन पे धीरे धीरे सवाल उठाने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे इस परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन मैथ इज 35%। 25% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन इंग्लिश 25%। और कह रहे जी दोनों विषयों में, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में जो फेल हुए हैं वो है मेरे बच्चे 10%। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ जो मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के, यानी मैथ और इंग्लिश, यानी इनका यूनियन बताओ कि कुल मिला के बच्चे कितने हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो इसका फार्मूला होगा मैथ में फेल होने वाले, इंग्लिश में फेल होने वाले, माइनस में मैथ और इंग्लिश में इंटरसेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में फेल होने वाले 35 है, इंग्लिश में फेल होने वाले 25 है, दोनों में फेल होने वाले 10 है। 35 और 25, 3 2 5 60, 60% में से 10% घटाएंगे मेरे बच्चों, आंसर है 50%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 50% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में कुल मिला के फेल हुए हैं। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई टोटल बच्चे कुछ नहीं तो 100% ही लेंगे, क्योंकि परसेंट है तो 100% लेंगे। इसमें से 50% बच्चे वो हैं जो मैथ या इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो बाकी कौन से बच्चे होंगे? बाकी वो बच्चे होंगे जो ना मैथ में फेल हुए होंगे ना इंग्लिश में फेल हुए, मतलब 100 में 50 गया 50। तो बाकी 50% बच्चे वो होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का फार्मूले से। अब हम चर्चा करते हैं इस सवाल को वेन डायग्राम से कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि हमें धीरे धीरे दोनों ही चीजों पे पकड़ बनानी है। और छोटे सवालों में वेन डायग्राम बहुत काम करेगा, बड़े सवालों में फार्मूला भी काम आ जाता है। देखिए जी, दो चीजें, तो एक मान लो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में फेल होने वाले 35% है, एक मान लो इंग्लिश में फेल होने वाले 25% है, और मेरे प्यारे बच्चों दोनों में फेल होने वाले 10%। तो कुल मिला के कितने फेल हुए हैं मैथ या इंग्लिश में? तो उसका तरीका है 35 और 25 का जोड़ करोगे 60, 60 में से 10 हटा दो तो आंसर आएगा 50। यानी 50% भाई ऐसे बच्चे हैं जो मैथ या इंग्लिश में फेल हुए। तो 100 में से 50% हटा देंगे तो बाकी 50% कौन से होंगे? वो होंगे जो दोनों में पास हुए। अगर पूछे केवल मैथ में कितने फेल हुए तो 35 में 10 गया 25%। केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 25 में 10 गया 15%। सो दीज आर योर आंसर माय डियर। आइए भाई, कहते हैं एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में। देखिए यार, दो गोले बनाएंगे। सवाल में कह रहा है 65% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हुए, 48% बच्चे फिजिक्स में पास हुए, और भैया दोनों में कुल मिला के 30% बच्चे जो पास हुए। तो जोड़ेंगे तो 65 और 48 का जोड़ करेंगे, 8 5 13, 6 4 10 और 11, है ना। तो 113% में से ये 30% हटा दीजिए, 30% हटाएंगे तो आएगा 83%। यानी 83% बच्चा ऐसा होगा जो मैथ या फिजिक्स में कुल मिला के पास हुआ है। 83% बच्चा ऐसा है जो मैथ या इंग्लिश में कुल मिला के पास हुआ है, जिसमें मैथ वाले भी आ गए, इंग्लिश वाले भी आ गए, मैथ और इंग्लिश दोनों वाले भी आ गए। हाँ जी, तो भाई टोटल
इसे फार्मूले से भी निकालेंगे तो ये आएगा एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, फार्मूला भी लगा लेना। तो 100% में से 83% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए, तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ में हो केवल में, या केवल इंग्लिश में, केवल फिजिक्स में हुए हो, या दोनों में। तो बाकी 17% कौन होंगे? बाकी 17% वो बच्चे होंगे जो मैथ फिजिक्स दोनों में पास हुए। तो ऑप्शन ए। कहता है जी एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों कह रहा है 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। 10% मेरे भाइयों बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, मतलब इनका यूनियन बताओ। तो क्या तरीका होगा? 50 और 40 90, 90 में से 10 घटाएंगे 80, यानी 80% बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। आइदर दे विल प्ले क्रिकेट, मतलब ओनली क्रिकेट और ओनली फुटबॉल, और क्रिकेट फुटबॉल बहुत। 80% है, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 100%। जब भी परसेंटेज की कहानी हो तो कुल मिला के बच्चे 100% है। उसमें से 80% ऐसे ढक्कन हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब कुल मिला के यूनियन, यानी या तो केवल क्रिकेट या केवल फुटबॉल या दोनों। तो भाई बाकी बचे कितने? 20%। तो 20% वो होंगे जो ना क्रिकेट खेलेंगे ना ही फुटबॉल खेलेंगे, यानी मेरे प्यारे बच्चों 20% इज योर राइट आंसर। कह रहा जी 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं। 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, और भाई 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो भैया कह रहा है उन लोगों की संख्या ज्ञात करो जो हिंदी या तमिल, हिंदी या तमिल का मतलब यूनियन, हिंदी यूनियन तमिल, इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है। तो सीधा सा तरीका 50 और 20 70, 50 और 20 70, 70 में से 10 हटा दोगे 60, यानी 60 बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। भाई बड़ा सीधा सा तरीका बताया। ये जो 10 है ये 2 बार काउंट हो रखा है, इस 50 में भी 10 शामिल है और इस 20 में से भी 10 शामिल है। एक बार तो लेना है भाई, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। तो इस 50 के अंदर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन इस 20 में से मुझे ये लेना है, ये दोबारा नहीं लेना। तो करेंगे क्या? 50 और 20 का जोड़ करके जो ये चीज है ये घटा देंगे। फार्मूले में भी आप यही करते हैं। कहते हैं एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 55% बच्चे अंग्रेजी में, इंग्लिश में पास हुए। और कह रहा है हर कोई विद्यार्थी ऐसा जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है, हर कोई विद्यार्थी ऐसा जो किसी न किसी विषय में पास हुआ है। यानी यूनियन जो है ना मेरे बच्चे, वो दे रखी 100, यूनियन दे रखी 100%। कह रहा है हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो फार्मूला होता है मैथ और इंग्लिश है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ यूनियन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैथ यूनियन इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है हर बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी 100 के 100% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश में पास हुए। मैथ में कितने पास हुए? 60। इंग्लिश में पास कितने हुए? 55%। तो कॉमन की वैल्यू क्या होगी? 60 और 55, 115, 115 में 100 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15%, यानी 15% बच्चे वो हैं जो कॉमन में पास हुए। अब यहां कैसे निकालें? तो भैया इन दोनों का जोड़ कर लो, 60 और 55 कितने हो गए? 115। तो इस हिसाब से तो 115 बच्चे पास हुए, लेकिन सच ये है कि 100% बच्चा ही पास हुआ है। तो ये 15% फालतू कहां से आ रहा है? ये वो 15% है जो इधर भी काउंट हो गया और इधर भी काउंट हो गया, इस वजह से आ रहा है। हाँ जी, जो भाई अभी भी इस बात को नहीं समझते वो इसको ऐसे करें कि मान लेते हैं कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कुल मिला के एक्स बच्चे पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ में कितने पास होंगे? 60 माइनस एक्स,
और केवल इंग्लिश में तो भैया पूरा इंग्लिश है, 55 में से एक्स घटाएंगे तो केवल इंग्लिश 55 माइनस एक्स। तो टोटल बच्चे कितने, 60 माइनस एक्स प्लस एक्स, 55 माइनस एक्स, और टोटल बच्चे हैं 100%। अब भाई एक्स से एक्स काटा तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे वही 15 आएगी, यानी परसेंटेज है तो 15%। हाँ है ना। देखिए धीरे धीरे स्नेही स्नेही बात पल्ले पड़ती है, मैं भी जानता हूं आप, लेकिन अभी इस पे फोकस करिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं। कहता है 60 बच्चों की क्लास है, कहता है जी 60 बच्चों की टोटल एक क्लास है, इसमें 40% केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली हिंदी वाले 40% है, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, और कह रहा है बाकी बच्चे ऐसे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो कितने छात्र ऐसे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझो, अब देखो जो फार्मूला है ना, हमारा फार्मूला है भाई, जैसे क्या क्या है इसमें, हिंदी और दूसरा इंग्लिश, तो हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये बराबर होगा हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई सा भी फार्मूला ऐसा नहीं था जिसमें हम ये कह दें कि ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश का है। ये कंप्लीट हिंदी का, ये कंप्लीट इंग्लिश का, और ये दोनों का कॉमन है। तो ये सवाल फार्मूले से फंस जाएगा, इसलिए मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया। फंस नहीं जाएगा, बोला हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन क्यों परेशान हुआ जाए। ये सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ी सी मेहनत अगर आप इस पे कर दोगे तो वेन डायग्राम से जल्दी निकल जाएगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई टोटल है बच्चे 100%, ये बच्चे हैं 25%, ये बच्चे हैं 40%, तो 40 और 25 कितने हो गए, 65%। तो 100 में से मेरे प्यारे बच्चों 65% घटा दोगे तो बच्चे कितने, 35%। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। 35% बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है। अब मैं आपसे सवाल में ये पूछना चाहता हूं कि भाई हिंदी कितने बच्चे पढ़े हैं या इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं। तो इंग्लिश कितने बच्चे बोल रहे हैं, ये अब आपके लिए आसान है। कैसे, टोटल जोड़ोगे तो 25 और 35 का जोड़ कितना हुआ, 50। तो 50% मेरे प्यारे बच्चों हिंदी ना इंग्लिश बच्चे बोलते हैं। 35 और 25 कितना हुआ, 50 नहीं 60%, सॉरी माफ करना, यानी 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई। हाँ जी रोहित, 60% बच्चे ऐसे हैं जो आपके इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन वो नहीं कह रहा कितने परसेंट, कह रहा कितने बच्चे। तो भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 60, तो 60 का 60% निकालो, तो मेरे भाई आया 36। यानी 36 बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बोलते हैं। मैं कहूं हिंदी कितने बोलते हैं, तो 40 और 35, 75% हिंदी बोलते हैं। हाँ जी, समझे भाई मेरी बात। अब इस पे आ जाइए, कह रहा 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं। देखो जी 45 विद्यार्थी म्यूजिक पसंद करते हैं, और मेरे बच्चे 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं। 50 विद्यार्थी डांस पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी कुछ भी पसंद नहीं करते। यानी टोटल बच्चे हैं 60, टोटल बच्चे हैं 60। हाँ जी, उसमें से 5 बच्चे ऐसे जो कुछ भी पसंद नहीं करते, तो मतलब डांस या म्यूजिक कुल मिला के 55 पसंद करते हैं। यानी एन म्यूजिक यूनियन डांस, म्यूजिक या डांस में जो कुल मिला के संख्या है वो 55 है। तो अगर मेरे भाई इसको फार्मूले से पढ़ना चाहो तो आप फार्मूला लिखोगे एन म्यूजिक यूनियन डांस, एन म्यूजिक एंड डांस माइनस एन म्यूजिक इंटरसेक्शन डांस। तो देखो म्यूजिक यूनियन डांस है कितने मेरे भाई, 55। म्यूजिक कितने पसंद करते हैं, 45। डांस कितने पसंद करते हैं, 50, माइनस म्यूजिक यूनियन डांस, ये कितने में मेरे भाई, ये हमें निकालना है। तो मान लो ये वाली वैल्यू एक्स है, तो 50 गया 5, 40, 40 बचा भाई, 40 बचा ना, 95, हाँ तो 40 बचा, ठीक है।
तो x की वैल्यू आ गई 40, यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बच्चे दोनों चीजों को पसंद करते हैं, म्यूजिक को भी और डांस को भी। हाँ जी, ये तो है डिटेल। अगर मेरे भाई इसको सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे इसको सॉर्ट करना है, अगर मेरे बच्चे इसको सॉर्ट करना है, तो आपको ये पता है कि भाई 60 बच्चे थे, 5 इसमें से कुछ भी पसंद नहीं करते थे, यानी 55 ही बच्चे हैं टोटल कुल मिला के। यहां देखे तो कितने बच्चे हो गए, 50 जमा 45, तो ये हो गए भाई 95 बच्चे, जबकि एक्चुअल में तो 55 ही बच्चे। तो ये 95 क्यों आ रहे हैं, यानी 40 ज्यादा क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि 40 एक ऐसा आंकड़ा होगा जो इसमें भी जोड़ दिया और इसमें भी जोड़ दिया, जबकि एक ही बार जोड़ना था, 2 बार नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार ये जोड़ दिया, तो अगली बार जो आंकड़ा लेना था ना, वो लेना था जिसके अंदर 40 नहीं है, ये वाला, ये वाला। तो 40 को 2 बार जोड़ दिया, इस 50 में 40 भी, जबकि एक ही बार लेना था, तो एक बार वाला घटा दिया, आंसर आ गया। तो यानी 40 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद, मतलब गेम कह रहा हूं भाई, म्यूजिक और डांस पसंद करते हैं। करिए बाबू, ए बाबू मुशाय। कहता है गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय। कहता है 60% परिवार ऐसे हैं जिनके पास हर एक के पास गाय। 60% घर ऐसे जिनके पास गाय है, 30% के पास भैंस है, बफेलो है, और 15% घर ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनके पास गाय और भैंस दोनों है। गाय और भैंस दोनों है, हाँ जी, गाय और भैंस दोनों है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, खुल के अपनी बात मेरे सामने रखना कि टोटल बच्चे कितने, 60 और 30 90, 60 और 30 90 बच्चे। इसमें से 15 ऐसे हैं जो 2 बार जोड़े गए, तो ये 15 हटा दो, तो कुल मिला के बच्चे कितने, 75। यानी 75% बच्चे ही ऐसे हैं जो, या 75% ही घर ऐसे हैं जिनमें गाय या भैंस रहती है। काउ यूनियन भैंस है, काउ यूनियन बफेलो, हाँ है ना जी भाई राम। कहाँ है राम जी, कहाँ हो राम जी है? तो मेरे प्यारे बच्चों 75% घर ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई जानवर है, गाय है या भैंस है, या गाय भैंस दोनों है। तो गाय यूनियन भैंस आ गया 75%, मतलब 100% घरों में से 75% घरों में कोई ना कोई जानवर है, तो बाकी कितने बचे, 25%। तो बाकी 25% घर ऐसे होंगे जिनमें कोई भी जानवर नहीं होगा। मतलब टोटल घर कितने रखे, 96। सर हाईलाइट करके दिखा दिया करो ताकि नजर पड़ जाए। सवाल में कहा था कुल मिला के 96 घर है। इफ देर आर 96 फैमिलीज, अगर कुल मिला के 96 फैमिली है गांव में, तो भाई कहानी बताओ क्या होगी। तो कह रहा है जी 25% घरों में कोई जानवर नहीं, 25% घरों में कोई जानवर नहीं, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से काटेंगे 24, तो 24 घर मेरे भाई ऐसे हैं जिनमें कोई जानवर नहीं, 24 घर ऐसे मेरे बच्चे जिनमें कोई जानवर नहीं। हाँ जी, पढ़िए जी। तक थई 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 था, तक थई थई तक थई था। ए जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, कुछ बातें करता हूँ। नन्हे मुन्ने भाइयों, अब आपकी बारी है। देखिए फालतू कमेंट ना करो भाई, सीधा सवाल पे आंसर निकाल के लाओ। कहते हैं एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में पास हुए, 53% अंग्रेजी में पास हुए, 25% दोनों में पास हुए। तो भैया कितने बच्चे हैं टोटल, निकाल लो भाई। 67% मुझे निकालना है मैथ और इंग्लिश दोनों में यूनियन की वैल्यू क्या है। तो भाई मैथ में कितने हुए, इंग्लिश में कितने हुए, और मैथ और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन कितने। तो मैथ में मेरे प्यारे बच्चों 67%, इंग्लिश में मेरे बच्चे 53%, मैथ और इंग्लिश दोनों में है 25%। तो यह आएगा 7 3 10, 6 5 11 1 12 -25, 95। यानी 95% बच्चे ही कुल मिला के कहानी कर रहे हैं मैथ या इंग्लिश में,
95% ही यूनियन में बच्चे हैं। यानी मैथ और इंग्लिश से पास होने वाले टोटल बच्चे 95। हमने भी डायरेक्ट वेन डायग्राम में यही सीखा है भाई, मैथ में 67 है, उसमें 53 है, तो टोटल बच्चे हो गए 120। इसमें से 25% ऐसे बच्चे जो दोनों में पास है, तो वो एक बार घटा दो, तो 95% बच्चे आ गए मेरे भाई कुल मिला के। तो टोटल 100% बच्चे होते हैं। आप कहेंगे हाँ, तो 100 में से 95% वो है जो किसी न किसी में पास हुए, तो बाकी कितने बचे? 5%। तो 5% वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए, फेल हुए होंगे, क्योंकि 95% में वो बच्चे हैं जो मैथ में पास हुए या इंग्लिश में पास हुए या दोनों में पास हुए, दोनों शामिल है। तो बाकी 5% कौन से होंगे? जो किसी में पास नहीं हुए, और किसी में पास नहीं हुए तो मतलब फेल हुए। तो 5% बच्चे टोटल बच्चों का कुल मिला के फेल हुए। 5% की फ्रैक्शन 1/20, मतलब अगर टोटल स्टूडेंट 20 है, अगर मेरे भाई टोटल स्टूडेंट 20 है, तो 1 यूनिट बच्चा कुल मिला के फेल हो गया दोनों, जबकि कह रहा है 200 बच्चे दोनों में फेल हुए, तो 1 यूनिट 200 बच्चे हैं, तो भैया 20 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20 गुना 200, उत्तर आएगा 4000 है। पूछी नहीं। अच्छा, कितने छात्र गणित में पास हुए? माफ करना। तो अच्छा, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 200, 4000। यानी अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए ना कि भाई टोटल बच्चे कितने, तो आपका जवाब होगा टोटल स्टूडेंट जो है सर, टोटल स्टूडेंट है कितने सर? 4000। लेकिन वो सवाल कुछ और पूछ रहा है, वो आसान सी बात पूछ रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो दोनों में फेल हुए कितने बच्चे हैं? 5%। तो यानी 5% की वैसे वैल्यू 200 है, तो मेरे बच्चे 1% की वैल्यू 200/5 यानी 40 बच्चे आ गए। तो कह रहा हूं उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो गणित में पास है, लेकिन केवल गणित में पास है, केवल गणित में पास है। तो मेरे बच्चे बताओ मैथ में कितने पास है? 67। इस 67 में से 25 बच्चे वो भी तो है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है, तो भैया 67 में से 25 घटा दो, तो 7 में 5 गया 2, 6 में 2 गया 4, तो 42% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास है। तो 42% की वैल्यू कितनी? तो 1% की वैल्यू 40, तो 42 की कितनी? 1680 है ऑप्शन, तो आंसर आया 1680। ये मेरा आंसर हो गया। जिन भाइयों को पल्ले कम पड़ा है उनको दोबारा से इस कहानी को समझा देता हूं वेन डायग्राम बना के भी, कि इतना उदास ना हो। भाई एक सिंपल बात कह रहा है, एक मैथ है, दूसरा इंग्लिश है। मैथ में 67% बच्चे पास हो रखे, इंग्लिश में भाई 53%, दोनों में हो रहे 25%। तो टोटल यहां से निकालोगे 95% पास हुए, तो 5% फेल, वो इतना। अब कह रहा है केवल मैथ, तो भैया केवल मैथ तो ये वाला होगा, तो 67 में से 25 हटाएंगे तो ये आएगा कितना? 42%। यानी 42% बच्चा ऐसा है जो केवल मैथ में पास हुआ। तो 1% 40 है, तो 42% की वैल्यू 1680। दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। करिए भैया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, हिंदी में फेल हुए भाई 48% बच्चे, ध्यान से समझना। 32% छात्र हिस्ट्री में फेल हुए, हिस्ट्री में 32% बच्चे फेल हुए, ई से डिनोट कर देते इतिहास को। 20% बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास हुए की संख्या इतनी, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी? तो भाई ये देखो 48 और 32 का जोड़ करेंगे 80, 80 में से 20 घटाया 60, यानी टोटल कुल मिला के 60% बच्चा है जो दोनों ही मतलब कुल मिला के फेल हुआ है। किस किस में? हिंदी, यूनियन, इतिहास में 60% बच्चा है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल 100% है, उसमें से 60% हटा देंगे तो बचा कितना? 40%। तो यार नहीं मेरे भाई 40% की जो फ्रैक्शन है ना मेरे भाई,
वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 880 रुपए, 880 लोगों को। तो 1% की फ्रैक्शन होगी 880/40। तो कह रहा कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल छात्र तो 100% थे मेरे भाई, तो 100% की वैल्यू कितनी? 0 से 0 22, 2200 मेरा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। कहता है एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिकी में फेल हुए, 45% छात्र रसायन में फेल हुए, और भाई 20% छात्र दोनों में फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने पास हुए? तो भाई ये देखो 35% तो है, चलो मैं डिटेल ही बता रहा हूं। अब पता है आंसर है ना, खटाखट आना चाहिए गोली गेट की स्पीड से। अब तुम्हारा समय नहीं खराब होना चाहिए। कह रहा भैया फिजिक्स में 35% बच्चे फेल हुए, 45% बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए, और 20% बच्चे दोनों में फेल हुए। 20% बच्चे दोनों में फेल हुए। तो टोटल फेल कितने? 45 और 35, 70, 80, 80 में 20 गया, 60% बच्चे कुल मिला के फेल हुए। तो भैया टोटल 100% है, 100% में यूनियन 60 है, तो बाकी 40 कौन से हुए? वो जो दोनों में पास हुए होंगे। तो दोनों में जो पास हुए हैं वो 40% है, और हमें 600 टोटल बच्चे दे रखे हैं। तो 600 का 40% निकालना है, 6 चौक 24, 240 मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, 240 इज योर राइट आंसर, 240 इज योर राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, जबरदस्त लैंग्वेज। मैं इस सवाल को समझाने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश सिर्फ समझने की कोशिश करना। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहूंगे भाई मुझे टोटल बच्चों की संख्या बताओ कितनी है, यूनियन को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कहेंगे ये यूनियन है सर। ये यूनियन है। ये मेरे प्यारे बच्चों यूनियन। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यूनियन है। ये क्या है? यूनियन है। इस बात को ध्यान रखना। ये रिप्रेजेंट पता है किसे कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन, हिंदी यूनियन इंग्लिश को। ये है वो सारा डाटा जो हिंदी यूनियन इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कंप्लीट है, थोड़ा गैप तो मैंने इसलिए छोड़ा कि लाइन बाहर ना चली जाए। अब मेरे बच्चों मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे, कुछ समझना चाहता हूं, उसकी तरफ दिमाग दौड़ाना। मैं कहूं कि भाई 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। शब्दों को ध्यान से सुना, 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। 20 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए। और यार 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। 25 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। हाँ जी, मानते। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ओनली, बड़े शब्दों को ध्यान से समझना, ओनली पास इन हिंदी, केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है? कोई भी डाटा लेके मैंने बात समझा दी आपको। आपने कहा जी 40, केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे हैं 40। ठीक है जी, ओनली पास इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वाले। तो आपने कहा सर ये भी बात आसान है, 25 आपने लिखा ही है। अब मैं आपको कहूं टोटल स्टूडेंट कितने, हिंदी में लिखता हूं भाई कुल छात्र कितने। तो आप कहोगे सर कुल छात्र अगर आपको पढ़ने हैं तो आप करो 40 जमा 20 जमा 25, 5 दो 4 2 6 2 8, 85। यानी 85% बच्चे ऐसे हैं, मतलब टोटल कुल मिला के 85 बच्चे मेरे भाई।
टोटल कुल मिला के मेरे बच्चे कितने? 85 बच्चे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के 85 बच्चे। कितने बच्चे हैं भाई? 85। कुल मिला के मेरे भाई 85 बच्चे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कुल मिला के 85 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, ओनली फेल इन रीजनिंग, ओनली फेल इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए? केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, ये मैं जानना चाहता हूं। केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए, या केवल हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए? ओनली फेल इन इंग्लिश, ठीक है। इसका मुझे सोच समझ के उत्तर देना, कोई रट्टबाजी नहीं, कोई तरीका और फालतू नहीं लगाना। तो आप कहोगे सर एक क्लास है, क्लास में कुल मिला के 85 बच्चे हैं। 85 बच्चों में, बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना क्योंकि पूरा निचोड़ यहीं से निकलेगा। इन 85 बच्चों में सर 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में पास हुए। केवल हिंदी में पास हुए 40 बच्चे। मेरे बच्चे बताओ सब्जेक्ट कितने? 2। तो जो बच्चे केवल हिंदी में पास हुए हैं, इसका मतलब इंग्लिश में फेल नहीं हुए वे। इंग्लिश में फेल नहीं होंगे वो, बोलो। मेरे बच्चे जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल इंग्लिश में फेल हुए? भाई 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। सवाल में कह रहा है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, केवल हिंदी में पास हुए 40 बच्चे, यानी 2 सब्जेक्ट थे हिंदी और इंग्लिश। इसमें 40 ऐसे जो केवल हिंदी में पास हुए, यानी इंग्लिश में पास नहीं हुए। इंग्लिश में पास नहीं हुए का मतलब यही तो हुआ कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए? 40। नहीं, आप यस या नो में कमेंट करके बताओ, मेरी बात समझे नहीं समझे? भाई ये 2 उंगलियां आपके पास है, एक हिंदी एक इंग्लिश। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे? मैं कह रहा हूं कि केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे 40 हैं। तो जो बच्चे केवल हिंदी में फेल हुए हैं, केवल 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 हिंदी में फेल हुए हैं, इसका मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो इसका मतलब केवल हिंदी में फेल होने वाले केवल इंग्लिश में पास होने वाले ही। या मैं कहूं कि केवल हिंदी में पास होने वाले, यानी 2 सब्जेक्ट है केवल इंग्लिश, सॉरी 2 सब्जेक्ट है केवल हिंदी में ही पास हुए, तो इसका मतलब इंग्लिश में फेल हुए। तो केवल हिंदी में पास होना मतलब ये बच्चे केवल हिंदी में ही पास हो पाए, इंग्लिश में फेल हुए। तो मेरे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो जो नंबर ओनली पास इन हिंदी होगा ना, वही ओनली फेल इन इंग्लिश हो। और ओनली पास इन इंग्लिश जो होगा ना, वो वही होगा जो ओनली फेल इन हिंदी होगा। फेल इन हिंदी। देखिए शब्दों का जंजाल है, जितना प्यार से समझो उतना बेटर। बार बार लैंग्वेज को देखो। अब कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात से सहमत हैं, जल्दी से। वेरी गुड। यानी 2 ही चीजें हैं भाई। मैं ऐसे कहूं कि ये आइसक्रीम है, ये बर्गर है। बहुत ध्यान से समझना, ये आइसक्रीम है, ये बर्गर है। 20 बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों खाए हैं, और 30 बच्चे ऐसे हैं या 15 बच्चे ऐसे जिन्होंने केवल बर्गर खाए। तो मेरे बच्चे ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बर्गर नहीं खाया? कितने? तुम गाली बक देते हो कमेंट में, समझते हो नहीं। कितने बच्चों ने बर्गर नहीं खाया? बर्गर नहीं खाया, नहीं खाया। तो ढक्कनो, एक बात बताओ, मूर्ख हो क्या तो कमेंट मार रहे हो मुझे? इन सब ने बर्गर खाया कि नहीं खाया? आप कहेंगे हाँ सर ये सारे तो बर्गर खा रहे क्योंकि बर्गर वाले गोले में ही है। अगर इन सब ने बर्गर खाया है तो इसका मतलब इन्होंने नहीं खाया क्योंकि बर्गर में है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा आंसर हुआ 20। यानी जिन्होंने बर्गर नहीं खाया उनकी वैल्यू हुई 20। हाँ जी। अब मैं आपको ये कहूं कि भाई उन बच्चों की संख्या बताओ
बच्चों की संख्या बताओ, क्या बताओ, जिन्होंने ने केवल आइसक्रीम चूसी, बताओ। तो आप कहोगे सर यही तो वो बच्चे जिन्होंने केवल आइसक्रीम चूसी है, ये वाले। भाई ये वाले कौन है? ये वो है जिन्होंने आइसक्रीम तो चूसी लेकिन साथ के साथ बर्गर भी खा लिया। तो ये तो वो है जिन्होंने बर्गर और आइसक्रीम दोनों खाया। हमें वो चीज जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाया हो या खाई हो या जो भी है। तो केवल आइसक्रीम कितनों ने खाई है? 20 ने। तो मेरे बेटा जो तुम मुझको गरिया रहे थे यही तो मैं समझा रहा था। अब मैंने तुम्हें आइसक्रीम और बर्गर खिला दिया तो तुम्हें समझ में आ गया। वैसे तुम हराम खोरो, मोटा अनाज खा रहे हो। अरे भाई जिन्होंने बर्गर नहीं खाया, केवल उन बच्चों ने जिन्होंने बर्गर नहीं खाया। तो 20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बर्गर नहीं खाया। ये वही है जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई थी। यही मैं यहाँ पे ढक्कनों समझाने की कोशिश कर रहा था अनपढ़ों कि केवल हिंदी में जो पास हुए इसका मतलब वो इंग्लिश में फेल हुए, और जो इंग्लिश में पास हुए इसका मतलब वो हिंदी में फेल हुए। बस यही बात मैं कह रहा था यार, और कुछ थोड़ी ज्ञान दे रहा था। अब इस सवाल को पढ़ो और इस सवाल का उत्तर दो। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मतलब देखते ही मजा आ जाएगा। सवाल ऐसा है, सवाल में कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में पास हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। मान लिया यार, पास हुए फेल हुए चलेगा। अब कह रहा है 150 स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन मैथ्स, पास ओनली इन मैथ। मैंने अभी समझाया कि अगर दो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, है ना, मैथ और रीजनिंग, तो जो बच्चे केवल मैथ में पास हुए हैं वो फेल हुए होंगे इन रीजनिंग, फेल ओनली इन रीजनिंग। ओनली फेल ओनली इन रीजनिंग। फेल ओनली इन रीजनिंग। तो मेरे भाई इस बात को समझो, कनपट्टी के लगा दो कि जो बच्चे केवल मैथ में पास हो रहे हैं वही बच्चे तो केवल रीजनिंग में फेल हो रहे हैं, केवल रीजनिंग में फेल हो रहे हैं। और उसने आपसे यही तो पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन रीजनिंग। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में फेल हुए? तो 150 ही होगा। इसमें सोचना क्या है, 1 सेकंड का सवाल है। अब आप देख सकते हैं CHSL 2022 का एक क्वेश्चन है। बच्चों का दिमाग घूम गया होगा इस सवाल को, लेकिन आप विद्वान बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो चुटकियों में सवाल क्रैक कर गया। अब मेरे बच्चों आते हैं 3 वालों पे। यहाँ कहानी 2 की थी। आइए भाई, पहले एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। देखो यार 3 चीजें होंगी इस बार। डाटा बदल देते हैं, गोलों का रंग बदलते हैं, रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, रंग बदलते हैं भाई। मेरे बच्चों आओ भाई, ये तो है बिस्किट खाने वाले, बिस्कुट खाने वाले, इसे बी से डिनोट कर देंगे। ये है भैया आइसक्रीम खाने वाले, इसे आई से डिनोट कर देंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने वाले इसे हम आई से डिनोट कर देंगे। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये है कौन से बच्चे? ये वो बच्चे हैं, बिस्किट खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट कर देते हैं इनको, ये चॉकलेट खाने वाले। तो इसे हम सी से डिनोट कर देंगे, इसे हम आई से डिनोट कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां जहां मैं पेन चलाऊं उस हिस्से को बताना क्या क्या मतलब है। बताते रहना कमेंट में, मैं आंसर देता रहूंगा। मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए ये जो डाटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
केवल इतना, तो आप कहेंगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल ठीक, जिन्होंने केवल बिस्किट खाया है, क्योंकि बिस्किट तो इन सबने खाया है, लेकिन इसमें ये जो है ये ऐसे हैं जिन्होंने और भी कुछ खा लिया है ना। लेकिन ये वाला जो डाटा है, ये डाटा मेरे बच्चों ऐसा है जिन्होंने केवल और केवल केवल और केवल बिस्किट ही खाया है। मेरे बच्चे ओनली बिस्किट के हैं डाटा। मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि मुझे ये बताइए ये बच्चे कौन है, अगर मैं ये कलर चला दूं तो ये पूरा सफेद रंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वो बच्चे जिन्होंने केवल चॉकलेट खाई है। और मेरे बच्चों ये बताइए ये बच्चे कौन से हैं फिर, ये बच्चे कौन से हैं, तो सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई है। ये वो बच्चे हैं सर जिन्होंने केवल आइसक्रीम खाई। बहुत सुंदर, तुम तो समझदार हो गए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इन बच्चों की संख्या बताओ क्या है, ये बताओ, बोलो, जवाब दो। तो मेरे भाई एक बात समझो, बहुत प्यार से सुनना, ये कौन से बच्चे हैं, सर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट भी खाया है, आइसक्रीम भी खाई है और चॉकलेट भी खा गए। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा है चॉकलेट का, यहां से यहां तक का ये हिस्सा चॉकलेट का, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो सर ये वाला हिस्सा है किसका, आइसक्रीम का, और ये वाला हिस्सा है सर बिस्किट का। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बिस्किट, चॉकलेट और आइसक्रीम खाए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वाला हिस्सा बताओ कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वो हिस्सा है जिसमें तीनों शामिल होते हैं, जिन्होंने बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम तीनों खाए। तो ये वो वाला हिस्सा है मेरे बच्चे। इसका नाम अगर मैं कुछ रख दूं, एक रख दूं, तो ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उन बच्चों का जिन्होंने बिस्किट भी खाए हैं, चॉकलेट भी खाए हैं और आइसक्रीम भी खाई है। ये उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे ये वाली वैल्यू बताइए, दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे देखो सर ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने बिस्किट भी खाए हैं, चॉकलेट भी खाए और आइसक्रीम भी खाए हैं। लेकिन अगर इसमें से मैं ये डाटा हटा के सिर्फ इतना ही रखूं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा उन बच्चों को जिन्होंने ओनली बिस्किट इंटरसेक्शन आइसक्रीम खाई है। जिन्होंने केवल बिस्किट और आइसक्रीम खाई है, ये दो को रिप्रेजेंट करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें कहूं तुम सा हंसी देखा नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताना, ये जो डाटा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर इसका नंबर 3 डाल दूं तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो मेरे बच्चों ध्यान देना, 3 रिप्रेजेंट करेगा ओनली आइसक्रीम और चॉकलेट, आइसक्रीम और चॉकलेट। समझ गए? यानी ये 3 वो है जिन्होंने आइसक्रीम और चॉकलेट खाई है, बट क्या नहीं खाई है, बिस्किट नहीं खाए, क्योंकि ये लाल रंग या गुलाबी रंग जो है ये चॉकलेट में और आइसक्रीम में ही घूम रहा है। अब मेरे भाई मैं कहूं तुम्हें, मैं अगर कहूं तुम साहसी देखा नहीं, भैया जी ये 4 है। तब मुझे बता दो ये 4 कहां इस्तेमाल होगा, 4 कहां इस्तेमाल होगा? तो आप कहेंगे 4 इस्तेमाल होगा सर ओनली बिस्किट एंड चॉकलेट, बिस्किट एंड चॉकलेट। अब मुझे बताइए कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, केवल बिस्किट और चॉकलेट और कहीं यूज नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। तो ये मेरे बच्चे इनके शब्दों के अर्थ हैं। अब आप चाहें तो मैं इस पे एक फार्मूला लिखवा देता हूं, मतलब आप समझ ही गए। देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूं ना बिस्किट इंटरसेक्शन चॉकलेट, तो इसका मतलब बिस्किट और चॉकलेट कॉमन मिला के कितने बच्चे खाने वाले हैं वो है। तो बिस्किट, इस शब्द को समझना, अगर मैं सिंपल ये कहूं कि बिस्किट और चॉकलेट का इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो भैया बिस्किट है यहां, चॉकलेट है यहां, तो बाबू ध्यान ये दे देना, गड़बड़ झाले में मत फंस जाना, बिस्किट और चॉकलेट खाने वाले ही हैं। ये सारे बच्चे वो है जो बिस्किट भी खा रहे हैं और चॉकलेट भी खा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये एक वाला भी ऐसा है जो बिस्किट भी खा रहा है, चॉकलेट भी खा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 4। लेकिन अगर मैं कहूं कि ओनली बिस्किट और चॉकलेट,
तो उसमें केवल 4 आएगा। ओनली में और टोटल में फर्क होता है, उस बात को समझना। अब मैं इसका एक शॉर्टकट लिखवा दे रहा हूं मेरे बच्चों, शॉर्टकट पे फोकस करिए। 3 चीजें होंगी, मान लो ए, बी और सी, 3 चीजें। तो आपसे ऐसे में पूछेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी, कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो एन ए, एन बी, एन सी माइनस एन ए यूनियन बी, माफ करना, ए इंटरसेक्शन बी। ये ओनली नहीं है, ओनली अलग होता है। एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, मैं अगर कहूं तुम साहसी देखा नहीं। और माइनस में रहता है मेरे बच्चे, यहां लिख देता हूं माइनस में, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ना प्लस में रहता है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाता हूं। पहले आप इस सवाल पहले देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस सवाल को वेन डायग्राम से समझाने लगूं तो ऐसे कह रहा है कि भाई 3 चीजें हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 चीजें, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अब जरा ध्यान से देखिए, कह रहा 40% बच्चे मैथ में पास होते हैं, सॉरी फेल होते हैं मैथ में, 50% बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं, 30% बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। अब इसके डाटा को फिट करते हैं। देखिए 30% है, कह रहा 25% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो रहे हैं, मैथ और इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हो रखे हैं। 15% छात्र इंग्लिश में हिंदी में, 15% छात्र इंग्लिश में हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी में गणित में, 22% छात्र मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र ऐसे हैं 13% छात्र ऐसे मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों सब्जेक्टों में फेल है, तो तीनों विषयों में पास होने वाले टोटल बच्चे बताइए कितने होंगे। तो आप ये बताइए कि यार 22% बच्चे वो हैं जो यहां से यहां तक है, 22 में से ये 13 आए थे, कितना बता, 9%। ये टोटल है 15, 15 में से ये 13 आए थे, कितना हुआ, 2%। ये टोटल खाना जो है ये 25 है, 25 में ये 13 थी, कितना आएगा, 12। अब मैं कहूं कि केवल मैथ में कितने फेल है, तो भाई ये पूरा है 40, 40 में से 9%, 13%, 12%, तो 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो 40 में 34 गया, 6% केवल मैथ में। ये पूरा है 50, तो 12 13 25 और 2 27, तो केवल इंग्लिश में कितने में मेरे बच्चे, 23%। ये पूरा है मेरे बच्चे 30, तो 13 और 2 15, 15 और 9 24, 30 में 24 गया, 6%। अब मेरे भाई केवल मैथ में कितने बच्चे पास हुए, 6, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, 23, और केवल हिंदी में पास कितने हुए, 6। ये तो वो बच्चे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। अब मेरे प्यारे बच्चों उन बच्चों की संख्या बताइए जो 2 सब्जेक्ट में पास होंगे। 9%, 2%, 12%, 9%, 12%, 2%। अब मेरे बच्चे उन बच्चों की संख्या बताइए जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो वो है केवल 13%। अब इन्हें जोड़ेंगे तो भाई देखो 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 और 3 31 का 1 असल 3, 3 2 5 और 6 1 7। तो 71% बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो कुल मिला के फेल हुए, कुल मिला के फेल हुए। टोटल बच्चों की संख्या हमने निकाल दी मेरे बच्चे रोहित
मदान मोहम्मद सैफाली। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 71% बच्चे ऐसे जो कुल मिला के फेल हुए किसी भी तरीके से। तो बाकी बच्चे कौन से हुए जो पास हुए। तो 100% में से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 71% हटा दोगे तो आया 20, है ना, 29%। तो 29% बच्चे वो होंगे जो तीनों विषयों में पास हुए। एक तो तरीका है ये, ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा तरीका है मेरे बच्चे फार्मूले वाला। अब बात करते हैं फार्मूले वाले से। फार्मूले से इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए। छोटा कर रहा हूं डाटा, बाकी आप समझना। देखिए यार, आप जानते हैं फार्मूला ये रहता है, मैथ यूनियन इंग्लिश यूनियन हिंदी। मैथ इंग्लिश हिंदी, मैथ कॉमन इंग्लिश, मैथ ना हिंदी, अरे क्या है ये, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, हिंदी इंटरसेक्शन मैथ, और प्लस में करना है तीनों में जो कॉमन हो, यानी एन मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा यूनियन निकालने का फार्मूला है कि मैथ हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, तीनों में कुल मिला के कितने बच्चे फेल हैं। तो मैथ में है मेरे भाई 40%, हिंदी में है 30%, अंग्रेजी में 50%, मैथ और इंग्लिश में भाई 25%, 15% है इंग्लिश हिंदी में, 22% है हिंदी मैथ में, और तीनों में 13% है। जोड़ दो भाई, तो 40 30 70 और 50 120, 120 और 13 133। तो प्लस वाले आए 133, माइनस वाले करेंगे 25 से 15 40, 40 और 22 कितना हो गया भाई, 40 और 22 हो गया 62, 3 में 2 गया 1, 13 में 6 गया 7। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 71% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ या इंग्लिश या हिंदी में कुल मिला के पास हुए, यानी इनके यूनियन में। तो टोटल कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब 100% है। तो इसमें से 71% पास हुआ, तो बाकी कितना बचा 29%। तो 29% बच्चा मतलब 71% फेल है मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना तीनों में। ये इनके यूनियन में 71% है, तो बाकी 29% वो होंगे जो इस यूनियन के नहीं है, यानी जो पास हुए होंगे तीनों में। तो ये मेरा आंसर है। हाँ जी, जैसे मर्जी आंसर दे दीजिए, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड है आप कैसे सोचते हैं। अगर 3 का हो तो मुझे लगता है फार्मूले से आसान है, क्योंकि आपको ये लिखना नहीं है, आपको खटाखट करना है। और एग्जाम्पल से सवाल समझाता हूं। 3 वाले में जहां तक संभव हो मेरे बच्चों, आप कोशिश करके वेन डायग्राम ना बना के सीधे फार्मूले से काम करिए। 2 वाले में मेरे प्यारे बच्चों आपको वेन डायग्राम बनाना होता है। करिए जी। आइए भाई, देखिए यार, 20% बच्चे मैथ में फेल हुए, लिखो भाई। 15% इंग्लिश में फेल हुए, 25% बच्चे हिंदी में फेल हुए। कह रहा 5% मैथ और इंग्लिश में, 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में, 15% छात्र गणित और हिंदी में, और कह रहा है 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तो तीनों वाला जोड़ देते हैं, बाकी जो कॉमन होते हैं वो घटा देते हैं। अब जोड़ के सेटल करेंगे, 20 15 25 40 और 20 60 और 2 ये 62 भाई, 15 और 5 20 और 10 30, 30 घटाएंगे थी कितना बचा 32, यानी 32% बच्चा ऐसा है जो यूनियन निकल के आया मैथ इंग्लिश रीजनिंग, मैथ इंग्लिश हिंदी का। अब कह रहा है भाई बाकी कितने ऐसे बच्चे जो तीनों विषयों में पास हुए। तो भाई टोटल 100% होता है, तो 100% में से 32% बच्चा ऐसा है, 32% ऐसा बच्चा है जो फेल हुआ है। तो बाकी कितने बचे 68%। तो मेरे प्यारे बच्चों 68% बच्चा वो होगा जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुआ, तीनों सब्जेक्टों में पास हुआ। मेरे भाइयों क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 68%।
CGMA 2020 का क्वेश्चन। तो इसमें आप वेन डायग्राम ना लगा के सीधे सीधे फार्मूले से करिए। जब तक ये ओनली ओनली ना आ जाए तब तक इसी तरह खींचा करो सवाल को। ये तो सेम ही सवाल है क्या? हाँ ये तो सेम ही सवाल है भाई। ये तो सेम है, सेम सवाल था। यहां देखिए, यहां थोड़े समझदारी के सवाल मिलेंगे आपको। मेरे बच्चों ध्यान से सवाल को पढ़े। हम इसे फिर फार्मूले से ही रगड़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फार्मूला लिखने की जगह तो मिले कहीं। अब ये 3-3 वाले सवाल इतने बड़े हो जाते हैं, क्या रहे क्या। देखिए भाई ध्यान से, पढ़ तो लिया ही आपने, मैं हाईलाइट कर देता हूं। कहता है इन एन एग्जाम, पहले फार्मूला लिखवाता हूं फिर बाकी बातें बाद में। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मेरे बच्चे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एन मैथ, एन फिजिक्स, एन केमिस्ट्री, एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ, प्लस एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी परीक्षा में 53% बच्चे ऐसे हैं जो गणित में फेल होते हैं। नहीं, पास में क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। पास वाले तो मैथ में 53% बच्चे पास में जी, फिजिक्स में 61% बच्चे पास में जी, 60% बच्चे केमिस्ट्री में पास में, 40% ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, 24% सॉरी, 35% ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, 35% ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और 27% ऐसे जो मैथ और केमिस्ट्री में, 27% ऐसे जो मैथ और केमिस्ट्री में। और मेरे प्यारे बच्चों 5% बच्चे ऐसे हैं एंड 5% इन नन, 5% किसी भी विषय में पास नहीं होते। ये है मैथ में पास होने वाले, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये मैथ फिजिक्स में, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये केमिस्ट्री मैथ में। और मेरे बच्चे 5% बच्चे ऐसे जो किसी में भी पास नहीं होते, मतलब फेल होते हैं। तो भाई देखो एक बात आओ, टोटल 100% बच्चे, कह रहा है इसमें से 5% ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए, मतलब 5% फेल वाले। तो पास वाले कितने बचे, 95%। यानी टोटल जो यूनियन है इस बार वो 95% की है, यूनियन है 95% की। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है, तो भाई ये बताओ, पहले ये बता दो कि तीनों सब्जेक्टों में कुल मिला के कितने फेल हुए, तीनों में कितने पास हुए, माफ करिए, तीनों सब्जेक्टों में कुल मिला के कितने पास हुए ये बता दीजिए। तो भाई सोल्व करोगे, करते हैं, ये सोल्व। पूछा क्या, उसको छोड़ो, पहले ये निकालो तीनों में पास कितने हुए। तो आप कहोगे देखो सर ये तो 95 हो गया, यहां जोड़ते हैं भाई, प्लस प्लस वालों को जोड़ते हैं, 3 और 1 4, 6 6 12 और 5 17, 174, 24 35 27। तो देखो यार 7 5 12 और 4 16, बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 5 2 7 और 1 8, बिल्कुल ठीक है। 14 में 6 गया 8, और 16 में 8 गया 8, 88। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू आई, ये आई 88 जमा एक्स, और ये वाली वैल्यू 95। तो x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो है 7। x की वैल्यू है मेरे भाइयों 7। x की कितनी वैल्यू मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 7। x की वैल्यू 7। अब जरा कहानी को समझेंगे प्यार से।
देखिए अभी हमें स्पीड नहीं पकड़नी है, अभी हमें समझने पे फोकस करना और किसी चीज पे नहीं। भैया मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री। मैथ में दे रखे 53, फिजिक्स में दे रखे 61, केमिस्ट्री में दे रखे 60। 24 बच्चे हैं मैथ और फिजिक्स में। 35 है भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और 27 बच्चे केमिस्ट्री और मैथ में। और हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी तीनों में जो कॉमन है वो है 7 बच्चे। अब जो पूछ रहा वो निकालते हैं, अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा भैया, ये भैया जी ये बताओ द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास्ट इन मैथमेटिक्स, यानी उन बच्चों का परसेंटेज का रेशियो बताओ जो मैथमेटिक्स में पास हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? 53। मैथ में पास होने वाले बच्चे हैं 53, मैथ में पास होने वाले 53 बच्चे। एंड केमिस्ट्री, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, पूरा नहीं पढ़ा। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ परसेंटेज, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। कहता है मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं। तो मेरे बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं, तो वो कितनी संख्या होगी? तो आप कहेंगे मैथ और केमिस्ट्री में पास हो लेकिन फिजिक्स में नहीं, तो उनकी संख्या होगी 27 में 7 या 20। यानी 20 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ और केमिस्ट्री में पास होंगे, फिजिक्स में नहीं। किसके साथ? टू द परसेंटेज ऑफ पास्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उन बच्चों के साथ जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हो बट नॉट इन मैथमेटिक्स। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास हो, पास्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, बट मैथमेटिक्स में पास ना हो। मेरे बच्चे मैथ में पास ना हो। तो देखो 35 में से 7 गया 28, यानी 28 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो पास हुए हैं लेकिन मैथ में नहीं। पक्का? तो कह रहे हैं इनके साथ परसेंटेज बता दो या रेशियो बता दो। रेशियो बताना है, रेशियो में आंसर यहीं काट के लिख दूं, 4 5 20 और 4 7 28, तो रेशियो आ गया 5:7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये अच्छे सवालों में से एक है, ये अच्छे सवालों में से मेरे बच्चों एक है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है उनमें। अब लगाते हैं सीधा। कहता है यूनियन बताओ। तो मेरे बच्चे तीनों का फार्मूला आपको पता है यूनियन निकालने का, क्या? कि भाई मैथ में कितने पास हुए? 60। बहुत बढ़िया। 40% अंग्रेजी में, माशाल्लाह। 30% रीजनिंग में, बहुत बढ़िया। 10% मेरे भाई, 10% कह रहा है गणित और रीजनिंग में। 25% इंग्लिश और मैथ में। 15% रीजनिंग और इंग्लिश में। और बाकी ऐसे बच्चे होंगे जो तीनों के तीनों में कहानी सेट कर रहे होंगे। और कह रहा है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हुआ, यानी सारे के सारे पास हुए, मतलब 100 के 100% पास है। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो यार जोड़ो, 60 और 40 100, 100 तो कट गया, यहां 0 बचा। अब यहां देखो 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 में से 30 गया 20, -20 इधर आएगा प्लस का। तो मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू आएगी 20। यानी इसका मतलब 20% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। तीनों ही सब्जेक्टों में पास होने वाले मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे हैं? 20%। तो छोटा सा आंसर है, छोटे से फार्मूले से बस। फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू लिखो, फिर जो उनका कॉमन है वो घटा दो, जो तीनों में कॉमन उसे जोड़ दो, तो यूनियन के बराबर आ जाता है। आइए मेरे बच्चे, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए जरा दिमाग दौड़ा के, कुछ बात बनती है क्या? देखिए यार, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है।
कह रहा जी टोटल कुल मिला के 51 बच्चे हैं, 35 बच्चे मैथ में पास हुए। मैथ में मेरे बच्चे 35 बच्चे पास हुए, टोटल बच्चे 51 है, ध्यान रखना। 34 बच्चे अंग्रेजी में पास हुए, 19 बच्चे जीएस में पास हुए, 11 बच्चे ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। मैथ और इंग्लिश में पास हुए 11 बच्चे लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं। कह रहे जी 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं। 5 बच्चे ऐसे जो गणित और जीएस में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं। और कह रहा 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए। 12 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषयों में पास हुए। यहां तक की बात ठीक है। अब जरा ध्यान देना, क्या पहले इतनी बात को समझ के सोल्व करते हैं। आओ जरा भाई, केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 11 12 5 हटा दो, 11 और 12 कितना हुआ 23, 11 और 12 मेरे भाई 23, 23 और 5 28, तो 35 में से 28 गया मेरे बच्चों, ये संख्या कितनी आ गई 7। ठीक है जी। अब सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे हाईलाइट कर लेते हैं। सवाल में उसने कहा एवरी वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, हर एक वो बच्चा जो जीके में पास हुआ है, ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट मैथ एंड इंग्लिश। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। कहां गई ये लाइन, यदि प्रत्येक छात्र, भाई जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं उसी लाइन को पढ़ना बार बार। यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है कम से कम एक विषय गणित या अंग्रेजी में पास होता है। इन लाइनों को पढ़िए फिर आगे मतलब। देखिए यार, अब इस बात का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। आई हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना मेरे साथ साथ। एवरी वन स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके, जो जीके में पास कर रहा है वो किसी ना किसी और सब्जेक्ट में कम से कम पास होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट मैथ एंड इंग्लिश, यानी जीके में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में और पास हुआ होगा, कम से कम, यानी मैथ और इंग्लिश में पास हुआ ही होगा। देखो 3 सब्जेक्ट है जीएस, तो कह रहा है जीके में या जीएस में पास होने वाला हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में और पास हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं है। केवल जीके में पास होने वाला कोई बच्चा नहीं। क्यों? क्योंकि जीके में जो भी पास हुआ है किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी कम से कम हुआ ही है, दूसरे कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही हुआ है। तो इसका मतलब जीएस में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो अकेला जीएस में पास हुआ हो। तो मेरे भाई देखो ये 19 है, ये 12 और 5 17, तो ये पूरा गोला है 19, ये 0 जमा 5 जमा 12 17 आया, तो 19 में 17 गया 2, तो ये वाली वैल्यू होगी 2। अब मेरे बेटे इंग्लिश निकाल देंगे, 11 और 12 23 और 2 25, तो ये वैल्यू आई 9। अब आगे क्या पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड नन ऑफ द फॉलोइंग 3 सब्जेक्ट, तो कहता है कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई भी एक सब्जेक्ट पास नहीं किया। तो देखो यार टोटल बच्चे कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ध्यान से देखना। 7 जमा 11 जमा 12 जमा 5, ये हुआ 35, 35 और 2 37, 37 में 0 जोड़ा 37, 37 और 9 46, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए 46। और कुल बच्चे थे कितने जो एग्जाम में अपीयर हुए थे 51, तो 51 में से 40 घटा दोगे मेरे बच्चे, तो बच्चे कितने 5, यानी 5 बच्चे ऐसे थे जिसने कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया, यानी 5 बच्चे ऐसे थे जो सारे सब्जेक्टों में फेल हुए। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पल्ले पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक कक्षा में 39 स्टूडेंट मैथ में पास है, 50 स्टूडेंट इंग्लिश में, 39 स्टूडेंट रीजनिंग में पास है मेरे बच्चों। 21 स्टूडेंट पास मैथ एंड इंग्लिश, 18 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड 19 स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड मैथ। इफ 22 स्टूडेंट्स अबे भाई रुक जा,
इफ 22 स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। सवाल में कह रहा है भाई 22 ऐसे बच्चे हैं जो एग्जैक्टली 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए। 22 ऐसे बच्चे हैं जो केवल 2 ही सब्जेक्ट में पास हैं। तो ये जब भी केवल वर्ड हो ना भाई तो ये खतरनाक होता है, और इस केवल वर्ड की केवल सुलझाने के लिए सवाल के लिए फिर वेन डायग्राम बनाना मजबूरी हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए भाई, 39 बच्चे गणित में पास हुए, मैथ में 39 बच्चे पास हुए हैं, बहुत बढ़िया जी। 50 बच्चे इंग्लिश में पास हुए जी, माशाल्लाह। 39 बच्चे रीजनिंग में पास हुए, बहुत बढ़िया। 21 बच्चे मैथ और अंग्रेजी में पास हुए, मैथ और अंग्रेजी में पास हुए। 18 छात्र अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए। 18% या 18 बच्चे, माफ करना। 19 बच्चे रीजनिंग और मैथ में पास हुए। 19 बच्चे रीजनिंग और मैथ में पास हुए। अब मेरे बच्चे, कहानी ये है कि हमें टोटल नहीं दे रखा कि तीनों में कुल कितने पास हुए, तीनों में, तो मैं मान लेता हूं x। तो केवल मैथ और इंग्लिश में कितने हुए, तो 21 में से x घटाया 21 माइनस x। केवल रीजनिंग और मैथ में कितने हुए, 19 माइनस x। केवल रीजनिंग और इंग्लिश में कितने हुए, 18 माइनस x। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों का जब जोड़ करोगे, एक दो ना सॉरी 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 गलत बता रहा हूं, इन तीनों का 1 2 और 3, ये वो बच्चे हैं, 19 माइनस x वो बच्चे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मैथ और रीजनिंग में। ये 18 माइनस x वो बच्चे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, और ये 21 माइनस x वो बच्चे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और कह रहा है 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले केवल 22 बच्चे। सोल्व करोगे भाई तो -3x, देखो 21 और 22, ये एक बचा। अब 19 और 18 37, 37 में गया 36, तो x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 12, मतलब तीनों में जो कॉमन है। अब कह रहा भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, यही पूछा ना, तो कुल कितने छात्र पास हुए, तो भैया ये टोटल बच्चे बताओ। अब 2 तरीके, या तो आप सीधा सीधा फार्मूले से सोल्व कर सकते हो, या ये वैल्यू इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो। देखिए यार कैसे कैसे करा जाए। अगर मेरे बच्चे सोल्व करना है तो आपको ये देखना होगा कि ये वाली वैल्यू है भाई, इसे हटाओ। x की वैल्यू आ गई कितनी, 22 ना 12, तो ये 12 है, ये 18 है तो ये 6 होगी, ये 7 होगी, ये 9 होगी। अब मेरे बच्चे ये 39 है तो 12 और 9 21, 21 7 28, तो ये 11 बची। ये 50 है तो 12 6 18 और 9 27, ये बचा मेरे भाई 23। और ये 12 6 18 और 7 18 और 7 25, 39 में 25 गए, आया 14। अब मेरे बच्चे 14 11 23 जमा 7 जमा 9 जमा 6 जमा 12 जोड़ देंगे, ये मेरा आंसर आएगा। ये मेरी बच्चों बेसिक बात थी हमारी वेन डायग्राम के ऊपर, कि वेन डायग्राम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं और आप इन सवालों को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चे इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।